अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंडिकेट में रह जाते हैं। इस वजह से नहीं कि उनकी स्टडी अच्छी नहीं होती, बल्कि इस वजह से कि उनकी प्रिपरेशन में प्रॉपर स्ट्रेटजी और डायरेक्शन नहीं होता। वो पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि एफएससी को ऐसा कैसे क्लियर करे कि हमारा एफएससी भी हो जाए और हमारी एमडीकेट के लिए भी स्टडी हो जाए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सवाल करते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सवाल करते हैं कि हम एफएससी में ही एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। लेकिन असल में अगर आप एफएससी के लिए अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो वही एमडीकेट के लिए भी ज़रूरी होता है। बिकॉज एमडीकेट में एफएससी वाली चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती, ठीक है। और एफएससी वाली चीज़ें एमडीकेट के लिए इंतहाई लाजमी है। बिकॉज हर एक वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि एफएससी में सब बेसिक है, और बेसिक अगर आपको नहीं आता तो आप एमडीकेट के लेक्चर समझ नहीं सकते, ठीक है। एफएससी को क्लियर करने के अलावा आप एमडीकेट को नहीं समझ सकते। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम एफएससी में, चूंकि पाकिस्तान है तो नकल के ज़रिए नंबर ले लेंगे, लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो आप एमडीकेट में आगे नहीं जा सकते, एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि एफएससी में क्या सिखाया जाता है और उसी से एमडीकेट में कैसे सवाल आते हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बताऊंगा कि एफएससी और एमडीकेट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इस वीडियो को मैंने 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। पहले फ़ेज़ में एफएससी के बारे में बात होगी, दूसरी फ़ेज़ में एमडीकेट एज अ फ्रेशर, और तीसरी फ़ेज़ में एमडीकेट एज अ रिपीटर। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको एआई का यूज़ भी बताऊंगा कि आप एआई को कैसे यूज़ करके अपनी एफएससी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी एफएससी के लिए आंसर्स को कैसे शॉर्ट बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं एआई के ज़रिए, वो भी क्विज़ फॉर्म में। तो चूंकि हर एक चीज़ आजकल एआई के ज़रिए हो रही है, तो एमडीकेट की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं। मैंने अभी अभी डिस्कवर किया है एक मेथड, तो ये भी देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। बिकॉज मैंने जो प्रैक्टिस बुक्स लिए हैं उनके एमसीक्यूज़ और एआई के एमसीक्यूज़ जो मुझे दे रहे हैं बिल्कुल तकरीबन सेम सेम है। सो वो भी आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो में। इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं अपने एफएससी के पहले दिन से लेकर एमडीकेट के प्रिपरेशन के आखिरी दिन तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो गलतियाँ मैंने की है, जिन गलतियों को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ और जो गलतियाँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल ये वीडियो अभी ना देखें। जब भी आपको टाइम मिल जाए तो आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो पूरी देखें, बिकॉज अगर स्किप करोगे तो पहली तरह जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है तो वही सेम बातें मैंने वीडियो में की हुई है, लेकिन कमेंट्स में फिर भी वही क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप समझ सकते हैं कि एक थेरेपी है एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए। सो वॉच टिल एंड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि क्लियरिंग द बेसिक्स इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एमडीकेट प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं कि एमडीकेट की प्रिपरेशन क्या हम एफएससी के दिनों से स्टार्ट करें या नहीं करें। देखिए, अगर आप एफएससी के बेसिक्स पर फोकस करें तो आप एमडीकेट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर ना हो, मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपका बेसिक मजबूत ना हो तो आप एमडीकेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात मुझसे लिख कर ले ले कि आप बेसिक्स के अलावा एमडीकेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगा, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा कि आपको जो एफएससी में सिखाया जाता है वही अप्लाई करके आपके एमडीकेट में इसके हवाले से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एज ए एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फिज़िक्स के सब्जेक्ट से। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक स्टेटमेंट मैंने ले लिया फिज़िक्स का। एफएससी लेवल में हमें बताया जाता है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और हमें ये भी सिखाया जाता है कि जो स्लोप होता है तो वो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के बराबर होता है। तो ये हमें एफएससी में सिखाई जाती है। अब इससे एमडीकेट के लिहाज से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको अब दिखाऊंगा। एमडीकेट लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, देन एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा।
अच्छा, तो एमडीकेट लेवल पर आपको फार्मूला सिखाया जाता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 25 मीटर पर सेकंड था और इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड था। इसके अलावा नीचे जाकर आपने टाइम के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपका आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने नोट किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया होगा। जिसकी एफएससी मजबूत है, इसमें मिस्टेक्स जो है ना, एक ही मिस्टेक है वो उनको दिख जाएगी। अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है कि मैंने 2 मीटर पर सेकंड लिखा है, बल्कि जबकि एक्सेलरेशन जो होता है तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको एफएससी में सिखाया जाता है कि एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया जाता है, जबकि वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लगाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपकी एफएससी मजबूत है तो आप इजीली एमडीकेट के लिए स्टडी कर सकते हैं। एमडीकेट में सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, और आपको उसको फिर अप्लाई करना होता है। लेकिन एफएससी में आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं, इस वजह से आपने एफएससी की दिनों में अपने एफएससी पर फोकस करना है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ केमिस्ट्री से। एफएससी के लेवल पर आपको क्या सिखाया जाता है और एमडीकेट में क्या पूछा जाता है। सो लेट्स सी। एफएससी लेवल पर कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ़ देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन देयर विल बी मोर प्रोटॉन, बिकॉज यहाँ पर कहा गया है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एंड ऑल्सो इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विच वी कॉल द मास नंबर। ठीक है, अब ये एफएससी लेवल है, इस पर बिल्कुल आपने गौर करना है और इसको जड़ से आपने सीखना है ना। तो इसी से आपके एमडीकेट के स्टेटमेंट्स भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एमडीकेट लेवल पर पूछा जाता है कि इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट व्हाट, क्या ये इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। देखो, अब एफएससी पर हमें कहा गया था कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो उस वजह से आपके प्रोटॉन्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो शेल्स होते हैं तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और एज अ होल जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो अब इसका आंसर क्या है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। सोडियम का साइज़ ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा, एल्युमिनियम का कम होगा, सिलिकॉन का उससे कम होगा, बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 एंड सिलिकॉन 14। एटॉमिक साइज़ यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास न्यूक्लियस में इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ हो जाता है और शेल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो यही वजह है कि उसका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो सोडियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ये जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ आपका एमडीकेट है। ठीक है, इसके अलावा जो सारा एक्सप्लेनेशन जो है ना, तो वो आपको एफएससी में सिखाया जाता है, तो वो आप एमडीकेट में इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जब आप एफएससी करते हैं तो आप बेसिक्स पर फोकस करें, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, फिर आप इजीली आखिरी 3 महीनों में एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल बायोलॉजी से ले लेते हैं। तो एफएससी लेवल पर कहा जाता है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा, एंड नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस। एमडीकेट लेवल पर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये भी एक कंसेप्ट आपको एफएससी में सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है कि प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कौन से है। तो इसमें जी हाँ, बिल्कुल राइबोसोम। तो राइबोसोम इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज राइबोसोम का मेम्ब्रेन नहीं होता और ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। गोल्जी बॉडी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, बिकॉज इसका भी क्या है, मेम्ब्रेन है।
ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्या का एफएससी में सिखाया जाता है। अगर आपकी एफएससी क्लियर है तो इजीली आप बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ तो इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एफएससी मजबूत नहीं है तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। इन 3 महीनों में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एमडीकेट के लिए प्रिपेयर करना। सो राइबोसोम वुड बी द करेक्ट आंसर। ये बात याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग एफएससी विल रिजल्ट कॉमनेस इन एमडीकेट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज एफएससी जब मजबूत हो तो आप एमडीकेट में काम रहते हैं। नाउ फॉर बेटर एफएससी द गुड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। सो पहले से वीडियो अपलोड है टीचर्स के बारे में, मैंने वीडियो बना रखी है टीचर्स के हवाले से, उसमें एफएससी की टीचर्स भी मैंशनड है और एमडीकेट की टीचर्स भी मैंशनड है। सो डू वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा एक मेथड है कि अगर आप एफएससी का लेक्चर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप एफएससी में एफएससी का टीचर जब लेक्चर दे तो उससे पहले जो लेक्चर आपको दे रहे हैं टीचर, उससे पहले एक बार बुक को रीड किया करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि बुक रीडिंग हमसे नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए भी मेरे पास हल है। एआई के ज़रिए आप अपने लिए आसानी बना सकते हैं। जो भी टॉपिक है बुक में उसका पिक्चर ले और उसको जेमिनाई एक ऐप है तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एप्पल स्टोर में, तो वहाँ पर जब अकाउंट बना लेंगे तो नीचे जाकर आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप गैलरी में जा सकते हैं और अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपने क्लिक किया हुआ है। फिर आप उसको टाइटल देंगे। एक टाइटल है मेरे पास, समराइज इट इन द शॉर्ट फॉर्म सो दैट आई कैन क्लियर माई कंसेप्ट। ठीक है। सो ये टाइटल देकर आपको आंसर्स आ जाएंगे, मतलब पूरा जो पेज है उसको समराइज़ किया जाएगा, उसकी समरी सिर्फ आपने पढ़नी है, फिर जाकर अपने टीचर के लेक्चर लेने। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके लिए पिकअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब जेमिनाई ऐप के बारे में बात आ ही गई है तो इस ऐप के ज़रिए आप अपने लिए आंसर्स भी शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो अपनी एफएससी में जो आपको लगे कि लंबा क्वेश्चन है, लंबा आंसर है, उसको मैंने शॉर्ट करना है, ऐसा शॉर्ट करना है कि पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मिस ना हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखाकर, अब प्रैक्टिकली दिखाकर मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे जेमिनाई ऐप के ज़रिए एक आंसर को शॉर्ट बना सकते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, जिससे आपको पूरे नंबर मिलने। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है। ये सेकंड ईयर बायोलॉजी रिस्पिरेशन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो ये एक इंतहाई लंबा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि मतलब 4 पेजेस पर है तकरीबन। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट बनाना है, इस आंसर को। तो अब ये मैं ऐसे शॉर्ट बनाऊंगा जो कि मुझे 5 मिनट्स में याद हो जाए, और वो भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको सब याद हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं अब एआई के ज़रिए इसको शॉर्ट बनाऊंगा। अच्छा, अगर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, मतलब इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ये यूनिक गाइड है। तो इसमें केपी, फेडरल और इसके अलावा पंजाब वगैरह की भी पॉइंट्स मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुख्तलिफ़ बुक्स के पॉइंट्स पढ़ना। ठीक है। तो हाँ, एमडीकेट के लिए फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर आप एफएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने सिर्फ अपने बुक पर ही फोकस करना है। अगर आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो अपने गाइड में आंसर को ऐसा शॉर्ट बना सकते हैं कि आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको एआई के ज़रिए शॉर्ट बना कर दिखाऊँगा। अच्छा, जेमिनी ऐप को ओपन करें। यहाँ पर नीचे जाकर आपको प्लस आइकन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके गैलरी में जाकर आपने जो आंसर के पिक्चर्स निकाले हैं उनको सेलेक्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 9 पिक्चर्स है एक आंसर के, तो मैंने सेलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने स्टेटमेंट देना है ये वाला, गिव मी द आंसर इन शॉर्ट फॉर्म्स सच दैट ऑल द पॉइंट्स कवर फ्रॉम इट एंड ऑल्सो द आंसर शुड बी इन पॉइंट्स फॉर्म फॉर द एफएससी एग्ज़ाम। अब मैंने पॉइंट्स फॉर्म में इसलिए लिखा है कि मुझे ज़्यादा आसानी होती है जब एक आंसर पॉइंट्स फॉर्म में हो, तो इस वजह से मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आंसर पॉइंट्स फॉर्म में याद करूँ। तो इसको मैंने सेंड किया। अब ये लोडिंग करके मुझे शॉर्ट आंसर दे देगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा पेजेस थे ना, तो अब आंसर कितना आ जाएगा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, द एयर पैसेज वे, नोज एंड नज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंग्स, कितना शॉर्ट और जो वैल्यूज़ है वो भी गिवन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, मिस नहीं किए हुए इन्होंने। द लंग्स,
तो आपको इस तरह समरी टेबल भी क्विक रिवीजन के लिए दे देगा। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। कितना शॉर्ट है देखिए। अब ये 5 मिनट में आप इजीली याद कर सकते हैं। और ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन था कि आपके तकरीबन 15 to 20 मिनट्स तो लग जाते अगर आप गाइड से याद करते। सो ये है तरीका। ओके, अब बात आती है दूसरी फेज़ की। तो एमडीकेट एज अ फ्रेशर एग्ज़ाम के बाद, एफएससी के एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्टली संडे टेस्ट, आपके संडे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने वही फॉलो करने हैं। संडे टेस्ट ऐसे होते हैं, उनका शेड्यूल ऐसे होता है कि आपका यानी एक हफ्ते में आपको एक सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इतना मुश्किल नहीं होता, यानी सिलेबस को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर कर लेंगे। तकरीबन 7 चैप्टर्स बन जाते हैं एक हफ्ते के, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं मेथड बताऊंगा कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लाइक सॉल्व करना है, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कैसे करने हैं और अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो आगे जाकर वीडियो में एक्सप्लेन होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप अगर संडे टेस्ट वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो एज अ फ्रेशर आप एमडीकेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज स्कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उनके शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है। बात आती है कि कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो आपने अपने सिलेबस को प्रिंट आउट करना है, ठीक है। ये आपके लिए सेटिस्फेक्शन का एक ज़रिया होगा। जब आप एक टॉपिक कवर करेंगे तो आप उस पर एक टिक मार्क का निशान लगाएंगे कि यह टॉपिक मैंने कवर किया, तो आप सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा एक टॉपिक तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने कोई फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़िकल एकेडमी एज अ फ्रेशर कोई ज्वाइन करेगा तो वो अपने साथ ज़्यादती कराए। बिकॉज टाइम इतना कम होता है कि आप जब एकेडमी जाते हैं फिर वहाँ से वापस भी आते हैं, तो इसमें भी तकरीबन अगर कोई घर से आता जाता है तो 1-2 घंटा तो लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि घर बैठकर आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं हर एक चीज़। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन सी टीचर्स बेस्ट है यूट्यूब पर। बहुत सारा मतलब नॉलेज का एक बैंक है यूट्यूब, ठीक है। तो आप यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं। बात है कि आपने स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। देखिए याद रखिए, जब भी आप लेक्चर लेने बैठ जाए तो इसको एक मर्तबा रिवाइज़ किया करें, ठीक है। फ़्लो क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले सिलेबस को पढ़े, कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, बुक में टिक मार्क लगाए कि ये टॉपिक्स मैंने करने हैं, ठीक है। इनके लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर देखने हैं, बाकी स्किप किया करें, ठीक है। वो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना टाइम होता है आपके पास। तो रिलेटेड टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिर्फ एक नज़र देख ले रिलेटेड टॉपिक्स को, इतना ज़्यादा फोकस से ना पड़े बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। जो भी टॉपिक्स सिलेबस में है तो वही सॉरी, जो भी टॉपिक सिलेबस में है तो वही आपने कवर करना है, ठीक है। अब फ्लो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस रीड आउट, देन उसके बाद वीडियो लेक्चर, एंड देन उसके बाद उसके नोट्स, देन उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है। जब लेक्चर ख़त्म हो जाए नोट्स भी आप बना लें तो बुक रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस बुक को लेना है, कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने, इतने ज़्यादा नहीं होते। जो भी लाइक एक चैप्टर के तकरीबन 4 टॉपिक्स होते हैं ना सिलेबस में, तो 4 टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज़ है प्रैक्टिस बुक में वो पढ़े। प्रैक्टिस बुक कौन सी यूज़ करनी है, पहले से ही वीडियो अपलोड है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने पास्ट पेपर करने हैं। अब फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद वीडियो लेक्चर, नोट्स मेकिंग, बुक रीडिंग, प्रैक्टिस बुक्स एंड पास्ट पेपर सोल्यूशन। पास्ट पेपर को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये फ्लो होना। जब भी आप यूट्यूब पर लेक्चर लेते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2x पर देखा करें, तो इससे टाइम बच जाएगा और आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और जब आप उसको 1x में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टीचर स्लो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो 2x में देखिए, ये आपका टाइम भी बच जाएगा इससे। और जब वीडियो लेक्चर लेते हैं तो लेक्चर शुरू है और आप नोट्स बना रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। एक बार लेक्चर सुन ले, उसको पॉज करें, देन उसके बाद नोट्स बनाए, फिर उसको प्ले करें, ठीक है। ये तरीका सही रहेगा। उसके बाद मैं नोट्स मेकिंग की वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी देख सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो वीडियो अपलोड है, वो आप देख लें। इसमें अगर मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। एंड देन उसके अलावा प्रैक्टिस बुक, जब आप प्रैक्टिस बुक में जब आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे
तो उसमें जो एमसीक्यूज़ आपसे गलत हो जाते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपसे गलत होंगे, ठीक है। ये भी मैं पहले से ही बता दूं, बिकॉज एज अ फ्रेशर मेरे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत होते थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, ठीक है। जब आपके एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं तो उसको एक स्टार लगा लें उस पर। तो वो जब आप अपने संडे टेस्ट के लिए जाते हैं उससे पहले आपने रिवाइज, वो भी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। लेकिन आपने जब भी एमसीक्यूज़ सॉल्व किया, आपसे गलत हो गया, तो आपने उसको मार्क डाउन करना है, और जो एमसीक्यू आपसे सही है तो आप उसे वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, एम्प्टी। तो देन उसके बाद आगे जाकर आपने जो एमसीक्यू आपसे गलत होता है उसको मार्क करें एंड देन आगे जाए, ठीक है। अगर पास पेपर्स की बात करें तो वो तो मस्ट है, बिल्कुल आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप पास पेपर नहीं सॉल्व करते तो आपको आइडिया नहीं होता कि एमडीकेट कैसे आएगा, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं, और मैं भी उनसे इंस्पायर होकर यही कह रहा हूँ कि पास पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब मैंने एमडीके 2025 दिया है, मैंने पास पेपर सॉल्व किए थे, तो उस वजह से मुझे पता था कि कैसा टेस्ट आएगा, और वैसा ही टेस्ट आया था। पास पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता जाऊँ कि जब भी आप लेक्चर लेते हैं तो उस पर इतना टाइम ना लगाए कि आपसे दूसरा लेक्चर मिस हो जाए, ठीक है। कल आपको फिर ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही है कि आज के लेक्चर पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, लेक्चर लेना ये ठीक है, नोट्स भी बना देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते हैं ना, वही रियल वो है, मतलब स्टडी वही होती है, ठीक है। उस पर आपने अगर टाइम ज़ाया करना है तो वो ठीक है, लेकिन लेक्चर लेने, नोट्स बनाने में इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। नोट्स आप रफ भी बना सकते हैं, नीट भी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसके बाद एक सबसे ज़रूरी मिस्टेक जो कि मैं भी अब एज अ फ्रेशर कर रहा था और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और आखिर में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ हो चुका था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँ, ठीक है। तो जब भी आपका संडे टेस्ट होता है ना, अगर आपकी प्रिपरेशन है भी नहीं, अगर आपको कुछ आता भी नहीं है, वो टेस्ट आपने मिस नहीं करना, ठीक है। वो टेस्ट आपने ज़रूर देना है ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट फिजिकली आपने ज़रूर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो टॉपिक नहीं आता जो कि टेस्ट में आता है, ठीक है, आपने टेस्ट दे दिया, आपने एमसीक्यूज़ को तो पढ़ लिया ना, आपकी प्रैक्टिस तो हो गई ना, तो आप जब उस एमसीक्यूज़, आप जब उस टॉपिक को करेंगे ना, तो वो एमसीक्यूज़ आपके जहन में आएंगे, उससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो जब भी संडे टेस्ट हो उसको मिस नहीं करना, ऑन द टाइम टेस्ट अटैम्प्ट करना, और जब घर आ जाए तो उस संडे टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी कभी भी मिस नहीं करना। डिस्कशन वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें उस एमसीक्यूज़ के रिलेटिव जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी सर डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने जो एकेडमी के संडे टेस्ट दिए थे, एनजीकॉन एकेडमी, वो तो ऐसे करते थे कि जब टेस्ट हो जाता था तो यूट्यूब पर उनकी डिस्कशन वीडियो अपलोड हो जाती थी। इससे फ़ायदा ये होता था कि जो एमसीक्यूज़ उन्होंने टेस्ट में दिए हैं, तो उसी के रिलेटिव और भी एमसीक्यूज़ वो, मतलब वैल्यू चेंज करके वो भी आपको पढ़ा देते थे कि इससे कैसे एमसीक्यूज़ और भी बनाए जा सकते हैं। तो डिस्कशन वीडियो भी मिस नहीं करना, और संडे टेस्ट ऑन द स्पॉट ऑन द सेम डे आपने देना है। इसके अलावा एक और बात जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करती है, वो ये है कि आपके संडे टेस्ट में स्कोर, आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपने यही सुना होगा कि कंपैरिजन करना अपने ऊपर ही जुल्म है, ठीक है। अपने आप को कंपेयर ना करें, तो दूसरों से कंपेयर ना करें, ठीक है। और आप अपने नंबर्स पर खफा नहीं होना, ठीक है। जो गलतियाँ हुई है ना, एक बात याद रखें कि दिस टेस्ट इज़ फॉर प्रैक्टिस लर्निंग, ठीक है, दिस इज़ नॉट इंडिकेट। ये जुमला अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे, ठीक है। तो जब भी आप टेस्ट दे दें, इवन अगर आपकी 100 मार्क्स आ जाए, 110 मार्क्स आ जाए, 120 मार्क्स आ जाए, इट्स ओके, ठीक है। आप खुश हो जाए, ठीक है। अगर आपके 80 एमसीक्यूज़ गलत हुए तो आपको एक मौका मिल गया कि मुझे ये 80 एमसीक्यूज़ रिवाइज करने का, मतलब ये मुझे अब मौका मिल गया, ये एमसीक्यूज़ मुझसे अब एमडीकेट में गलत नहीं होंगे, ठीक है। इससे आप खुश हुआ करें। जब आपकी एमसीक्यूज़ गलत हो जाए तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसको आप रिवाइज करें। अगर आपके एमसीक्यूज़ गलत नहीं होते तो वेल एंड गुड, आप मतलब आप सही जा रहे हैं। लेकिन आपके एमसीक्यूज़ अगर गलत हो रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से गलत होते हैं, लेक्चर्स लेने के बाद, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के बाद फिर भी एमसीक्यूज़ गलत होते हैं संडे टेस्ट में, ठीक है। बिकॉज वो टेस्ट ऐसे बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की मतलब प्रैक्टिस हो जाए, वो
हार्ड सिचुएशन में भी टेस्ट को सॉल्व कर पाए। एमडीकेट में इतने हार्ड एमसीक्यूज़ कभी भी नहीं आते, ठीक है। जो संडे टेस्ट में बनाते हैं ना, उससे आसान होते हैं टेस्ट, उससे हार्ड नहीं हो सकते एमडीकेट में, ठीक है। तो वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं। इसलिए अपनी डिस्कशन वीडियो देखनी है, उसकी जो हार्ड एमसीक्यूज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी एमसीक्यूज़ तो आपसे इजीली कवर हो सकते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना कि आपके नंबर्स कम आ रहे हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है जिस पर आपने एमसीक्यूज़ सॉल्व किए सबने टेस्ट वाले, तो उसमें भी जो रॉन्ग एमसीक्यूज़ हैं उनको मार्क किया करें। फिर आप जब आखिर में मैं रिवीजन वाली बात बताऊंगा तो ये भी इसमें ऐड है कि आपने संडे टेस्ट वाले एमसीक्यूज़ की रिवीजन भी करनी है जो रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई। आपने जब पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मेन फोकस आपके 2022, 23, 24 एंड 25 वाले एमसीक्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस के मुताबिक है, तो आप इन ही एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, लेकिन मेन फोकस आपके इन ईयर्स के एमसीक्यूज़ होने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एआई के ज़रिए कैसे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अपने जेमिनाई ऐप को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करके आपने नीचे देखना है, प्लस वाला आइकॉन दिखेगा, तो इसको क्लिक करके गैलरी पर क्लिक करके अपने अपने नोट्स की पिक्चर सेंड करनी है ना। तो मैं एक ही पिक्चर सेलेक्ट करके ऐड करूँगा एंड देन यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखना है, ये लो, ये लो। अच्छा, गिव मी सम मीडियम लेवल MCQs इन क्विज फॉर्म। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया। अब इसको सेंड करेंगे और ये मुझे क्वेश्चंस बनाकर दे देगा, ठीक है। सबसे पहले इस अंदाज से क्वेश्चंस बना देंगे, लेकिन मुझे इस अंदाज से क्वेश्चंस नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इस लाइक एक क्विज फॉर्म में हो ना। और वेट 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 वेट, तो ये पूरे हो जाए। अच्छा, 18, 19, 20 आंसर की भी मिल जाएगी। नहीं, नो आई वॉन्ट इन क्विज फॉर्म। अब बना कर दे देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लोडिंग करेगी, तकरीबन 1 मिनट तो लोडिंग होगा। अच्छा, ये रहा प्रैक्टिस क्विज़। ओपन करेंगे इसको और ये हम एक वेबसाइट पर लेकर जाएंगे, जेमिनाई वाले, और यहाँ पर क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। वेट, अच्छा ये रहा। अकॉर्डिंग टू द नोट्स प्रोवाइडेड, व्हाट स्पेसिफिक फिनोमिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल। तो इसका आंसर है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आती स्टेटमेंट की तो आप हिंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी इज़ फाउंड टू हैव अ चार्ज ऑफ दोरा बेस्ड ऑन फार्मूला दोरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। सो फार्मूला अप्लाई करके आपने चार्ज को मालूम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको ये वाला कर देता हूँ, लेकिन मैंने सी ऑप्शन क्लिक किया, ठीक है, लेकिन ये गलत था और सही आंसर आपका डी ऑप्शन था। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, हिंट्स से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फार्मूला यूज़ करना था, ठीक है, लाइक इसको अपने सिंप्लीफाई करना था, फिर आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आखिरी क्वेश्चन तक आना है। इफ़ अ बॉडी हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन इट चार्ज इज़ नेगेटिव। तो देखिए ए ऑप्शन मैंने क्लिक किया और वो सही भी था। तो इस तरह आप कर सकते हैं। डन पर क्लिक करके आपका स्कोर शो हो जाएगा। मेरा स्कोर है 2/20। इनकरेक्ट मैंने एक किया है और स्किप मैंने 17 की हुई है। अच्छा, तो इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करके आप मज़ीद क्वेश्चंस भी इस पेज के हासिल कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करके आप मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस इस पेज से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने अपने ग्रोइंग एरियाज़ पर भी, या ग्रोथ एरियाज़ मतलब ये है कि जहाँ पर आप फंस चुके थे, जो MCQs आपसे रॉन्ग हो चुके थे, आप उन पर भी काम कर सकते हैं। उन पर आपके MCQs बनाए जाते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करके उसको मजबूत कर सकते हो उस एरिया को, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल भी आपको शो हो जाएगी, ईजियर से लेकर हार्डर तक। आप की मर्ज़ी है, आप इजी सॉल्व करना चाहते हैं या हार्ड सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो मीडियम ही सॉल्व करूँगा बिकॉज MDCAT में मोस्ट ऑफ़ द टाइम मीडियम ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो इस तरह आप कर सकते हैं। एआई की मदद से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ईज़िली कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन समराइज कर लेता हूँ पैटर्न। तो आपने सबसे पहले सिलेबस को रीड आउट करना है, वीडियो लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने, एंड देन उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, और इसके अलावा आपने प्रैक्टिस बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और पास पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जिस तरतीब से मैंने आपको बताया, तो उसी तरतीब से अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो ये चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा लगेगी एक हफ़्ते के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसलिए तरतीब की बात करूं कि अगर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको पास पेपर एमसीक्यूज सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि पास पेपर यानी एमडीकेट वाले एमसीक्यूज बहुत ईजी होते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज से। संडे टेस्ट वाले एमसीक्यूज से बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आपने सबसे पहले प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करना है, उन्हीं प्रैक्टिस एमसीक्यूज में ही पास पेपर वाले एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस के तौर पर पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं अलग से, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन पास पेपर के एमसीक्यूज इतना टाइम नहीं लेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप सिलेबस के मुताबिक जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो ईजिली आप कवर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका छठा दिन मुकम्मल हो चुका है, अब कल आपका संडे टेस्ट है, तो आपने रात को जो आपके पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ है, उनमें जो आपसे गलत हुए हैं वो आपने रिवाइज करने हैं, और अपने नोट्स में जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करें। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस बुक के एमसीक्यूज़ है, उनकी एमसीक्यूज़ जो गलत हुए हैं वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर ना भी करें ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो वो भी रिवाइज करें, वो एमसीक्यूज़ जो आपसे गलत हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ में जो गलत हो चुके हैं वो तो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो फिर कल जाकर आपने संडे टेस्ट देना है। संडे टेस्ट देकर आपने जब घर आ जाना है तो डिस्कशन वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद फिर से यही रूटीन फॉलो करना है। तो आपके पास प्रैक्टिस बुक, पास्ट पेपर एंड संडे टेस्ट के रॉन्ग एमसीक्यूज़ मार्क हो चुके, तो आपने इन ही एमसीक्यूज़ की रिवीजन अगेन एंड अगेन करनी है। तकरीबन 2 या 3 रिवीजन में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी मज़े की बात यही है कि जब आप एमसीक्यूज़ को 2 या 3 बार सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके जहन में ऐसे बैठ जाता है कि बिल्कुल आपसे फिर भूलता ही नहीं है। तकरीबन 1 महीने बाद अगर आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा। तो जब अगर ये एमसीक्यू एमडीकेट के दिन आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। पैटर्न में जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, इनमें अगर आप नोट्स को कंसिडर करें और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक को ले लें, तो ये आप ऑप्शनल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भी आपका काम चल जाएगा एज अ फ्रेशर। लेकिन पास्ट ईयर एमसीक्यूज़ तो वैसे भी मस्ट है, वीडियो लेक्चर मस्ट है, और इसके अलावा बुक रीडिंग भी मस्ट है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। 2 चीज़ें जो ऑप्शनल बताई है वो रिकमेंड यही करूँगा कि वो भी करें। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कम हो रहा है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मैं भूल चुका था, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपने प्रैक्टिस के लिए आप संडे टेस्ट वाले जो पास्ट एमसीक्यूज़ होते हैं किसी भी एकेडमी के, अगर आप 2023, 24 एंड 25 वाले एमसीक्यूज़ सॉल्व करें तो वो प्रैक्टिस के लिए इनफ होंगे। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ वो भी सॉल्व करें, वो तो आपने वैसे भी सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो इससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाती है। यही 2 काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। और अगर लेक्चर्स की बात करें तो वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं कि कौन सी टीचर्स आपने फॉलो करने हैं। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने मतलब जो टीचर्स वाली वीडियो थी जहाँ पर मैंने टीचर्स के बारे में बात की है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी टीचर्स आपने फॉलो करने हैं। जब भी आप दिन की शुरुआत में स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं तो आप अपने साथ एक टाइमर रखा करें, टाइम को स्टार्ट किया करें जब आप स्टडी करते हैं। जब आप ब्रेक पर जाते हैं तो टाइमर स्टॉप किया करें, एंड देन जब आप स्टडी करते हैं तो फिर से प्ले किया करें, एंड देन आखिर में जब रात को स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने टाइमर को मतलब जितना टाइम हो चुका है उनको नोट करके अपनी डायरी में लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप अगले दिन ऐसे ही करेंगे तो फिर से आपने अपने टाइम को नोट करना है डायरी में। अगेन तीसरे दिन आपने नोट करना है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि मैंने पर्टिकुलर टॉपिक पर
कितना वर्क किया है, कितना टाइम मैंने इस टॉपिक पर स्पेंड किया है। आती है कि आपकी रिवीजन होगी इन दिनों में या नहीं होगी। आपने रिवीजन का क्या करना है, तो देखिए संडे टेस्ट जब होते हैं ना तो लास्ट 2 वीक्स में वो फुल सिलेबस टेस्ट अरेंज करते हैं, उसमें आपकी रिवीजन हो जाती है, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि मेरी तो रिवीजन नहीं हो चुकी है तो फिर मैं टेस्ट को कैसे सॉल्व कर पाऊँगा। तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। मतलब आखिरी दिनों में जब 2 वीक्स रह जाएंगे टेस्ट के लिए तो आपके 2 टेस्ट होंगे उसके फुल सिलेबस टेस्ट के, ठीक है, FLP जिसको कहते हैं। तो उसके लिए आपने पूरी एक हफ्ते में एक बार पूरे कोर्स को रिवाइज करना है, दूसरे हफ्ते में दूसरी बार पूरे कोर्स को रिवाइज करना है। तो इस तरह आपकी 2 रिवीजन हो जाते हैं। एंड इस रिवीजन के लिए आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए हैं उनको रिवाइज करना है। और प्रैक्टिस बुक के जो आपके रॉन्ग MCQs है वो आपने रिवाइज करने हैं। पास्ट ईयर MCQs जो रॉन्ग हो चुके हैं वो अपने रिवाइज करने हैं। एंड देन उसके अलावा संडे टेस्ट के जो पिछले संडे टेस्ट आपके हो चुके हैं उनके जो रॉन्ग MCQs है वो अपने रिवाइज करने हैं। तो इससे आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाएंगी, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। जो फुल FLP होते हैं उसमें इंशाल्लाह आपके 170 प्लस नंबर आ जाएंगे। मेरे भी इस तरह जब आखिरी टेस्ट होते थे तो मैंने भी यही तरीका अपनाया था और मेरे 170 प्लस नंबर आ रहे थे। जब आपकी ये टेस्ट भी हो जाए तो फिर उसके बाद आपके MDCAT दिन से एक दिन पहले आपने फ़िज़िक्स के फार्मूलेज रिवाइज करने हैं, ठीक है। और जो बायोलॉजी है उसके बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज करने हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री में नोट्स में जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने रिवाइज करने हैं। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो रॉन्ग MCQs है जो आपसे रॉन्ग हो चुके हैं, चाहे वो संडे टेस्ट है, पास्ट ईयर MCQs है, उनके MCQs आपने रिवाइज करने हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। जब आपका MDCAT का दिन आ जाए तो सुबह सवेरे उठना है, तिलावत करना है, थोड़ी सी रिवीजन करनी है एंड देन उसके बाद हाल चले जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर जब हाल में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे होते हैं, 2 या फिर 1 घंटा होता है टेस्ट के लिए। तो उसमें आप अपनी सीट को ढूंढें। अगर आपका सीट आ गया जाए तो आपने ख्याल रखना है, देखिए मेरे साथ ही हो चुका है, आपके साथ, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो जाए एज अ फ्रेशर, ठीक है। आपने ख्याल करना है कि अगर आपका सीट आ गया जाए फ्रंट पर तो आपने देखना है कि आपके आगे स्पीकर्स पड़े हुए हैं या नहीं, बिकॉज हर एक हाल में स्पीकर्स होते हैं जो कि अनाउंसमेंट वाले माइक में अनाउंसमेंट करते हैं। तो इससे आपको परेशानी होगी, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको एकेडमीज़ में नहीं कराई जाती। मेरे साथ ये हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ही हो जाए। अगर आपका सीट भी बदकिस्मती से मेरी तरह आगे आ जाए तो आपने मेरी पहली वीडियो देखनी है। उसमें आपने अनाउंसमेंट के दौरान आपने क्या करना है तो उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप मस्ट देखें, ठीक है। टेस्ट जाने से पहले वो वीडियो आपने मस्ट देखनी है। तो ये हो गया, आप हाल जाकर अपनी सीट देख ले। अगर पीछे आ जाए तो फिर अपना जो आपने पहले से सोच रखा है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीट आगे आ जाए तो आपने वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है, तो वो वही स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो चुका है, फिर आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट इजीली आप काम तरीके से सॉल्व कर लेंगे बिकॉज आपकी पहले से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर बाहर जाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। चीज़ मेरे जहन में आई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में मैंने नहीं बताया था अपनी पहली वीडियो में, नोट्स वाली वीडियो में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं अगले नोट्स से, दूसरे नोट्स से ना। तो उसकी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। मैं अपने नोट्स दिखाकर आपको बताऊँगा क्या कैसे अपने नोट्स बनाने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो वीडियो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्केन है तो अल्केन के प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। प्रिपरेशंस सारे मैंने इस तरह एक जगह लिखे हैं एंड देन उसके बाद रिएक्शंस मैंने इस तरह लिखे हैं, ठीक है। तो ये है मेरे नोट्स एंड देन उसको उल्टा करके भी मैंने इस तरह अल्कीन्स है, अल्कीन्स के प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस लिखे हैं। तो इस तरह करके मैंने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अल्काइंस वाले हो गए प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस। तो इस तरह अपने नोट्स बनाने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कमिंग टू द थर्ड फेज ऑफ दिस वीडियो, MDCAT एज ए रिपीटर। सो वही सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, लेकिन जो मैंने ऑप्शनल चीज़ें बताई थी, मतलब एज अ फ्रेशर मैंने ऑप्शनल में बताया था कि अगर आप
नोट्स को बनाना चाहे या ना बनाना चाहे, ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स, ठीक है, उसको फॉलो करें या ना करें तो ठीक रहेगा, लेकिन एज ए रिपीटर आपने इन दोनों को मस्ट करना है बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए फेडरल बुक डिटेल से पढ़नी है, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी फेडरल बुक को पढ़ना है, लेकिन अपने सेकंड अटैम्प्ट में थोड़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है, बाकी सब प्रोवेंशियल बुक को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता था कि एज ए रिपीटर आपके पास चूँकि टाइम ज़्यादा होता है, तो जो स्टडी टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं जून जुलाई में, उससे पहले आपकी तकरीबन 2 से 3 बार रिवीजन हो चुकी हो। और इसके साथ साथ अगर आपके एफएससी में नंबर कम है तो आपने इम्प्रूवमेंट देना है, एनुअल 2 भी देना है, और इसके साथ आगे जाकर एनुअल 1 भी देना है, ठीक है। डबल इम्प्रूवमेंट अगर आपके हो जाए तो आपके नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने स्टडी की हुई होगी। इसके लिए अगर आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं कैसे इनको मैनेज करूँगा, तो मैंने जो एआई वाला तरीका बताया था कि आप अपने आंसर्स को शॉर्ट बना सकते हैं, तो वही फॉलो करें। आप 1 महीने में भी सारा कोर्स कवर कर सकते हैं। और मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप पूरे पेपर्स तो नहीं देंगे ना, कुछ भी ना, जो भी पेपर्स, वो भी मैंने वीडियो में बताया था। इससे पहली वाली वीडियो में तकरीबन वो जो मेरी प्लान वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जिन सब्जेक्ट्स में आपके 10 से कम नंबर है या 10 है और उससे कम मतलब नंबर डिक्रीज़ हो चुके हैं ना, तो उन पेपर्स को सिर्फ आपने इम्प्रूवमेंट के लिए देना है। बाकी पेपर्स अगर आप ना भी दें तो भी ठीक है, लेकिन जो पेपर्स आपने देने हैं उनके लिए स्टडी भी अच्छी करनी है। उसके लिए मैंने जो एआई वाले तरीके बताया है वो फॉलो करें। उसके अलावा एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें। एज आ रिपीटर आप जब संडे टेस्ट देते हैं तो एक एकेडमी को फॉलो करें, उनके फिज़िकली संडे टेस्ट दें। इसके अलावा जो आपके पास चूँकि टाइम ज़्यादा होता है तो बाकी एकेडमीज़ की भी आप टेस्ट दे दें। तकरीबन अगर आप 1 या 2 एकेडमीज़ और उनके टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आप एक मतलब आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी ही ज़्यादा आपको ईज़ी फील होगा टेस्ट के दौरान। तो आप ये भी कर सकते हैं। और एज अ रिपीटर अगर आप जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो 5 to 6 आवर या 4 to 5 आवर्स एवरेज अगर आप दिन में पढ़े तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। सो ये एज अ रिपीटर आपके सामने मैंने पूरा प्लान शेयर कर दिया। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है सबको हेल्प हो चुकी होगी। बस दुआओं में याद रखें। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, बिकॉज़ एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट के सिचुएशन समझ सकता है, ठीक है। तो आप सबको भी दुआओं में याद रखा जाएगा, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह। आपकी भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो भी हो, अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे। मेरी भी जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए ताकि मुझे भी एडमिशन मिल सके और आपको भी एडमिशन मिल सके। तो मे अल्लाह हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।